हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने रेस्पिरेशन का एनिमल वाला पार्ट भी ख़त्म किया था। अब इसके बाद है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, मतलब ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, पूरा उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इनहेल एक्सहेल सब कुछ में पढ़ना है। देखिए अभी तक स्टार्टिंग से हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। रेस्पिरेशन क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एरोबिक एनारोबिक, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस में। दोनों से हम बाय प्रोडक्ट देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। एरोबिक में 38 एटीपी मिल रहे थे और एनारोबिक में हमें सिर्फ 2 to 3 एटीपी मिल रहे थे, तो वो लेस एनर्जाइज था। उसके बाद हमने क्या देखा, प्लांट्स में कैसे कैसे होता है रेस्पिरेशन, सारे पार्ट से रेस्पिरेशन करते हैं, लीव, स्टेम एंड रूट्स। ठीक, उसके बाद हमने देखा बाकी जितने एनिमल्स होते हैं उसमें कैसे कैसे रेस्पिरेशन होता है। जैसे कि अगर हम बात करें फिशेस की, अर्थवॉर्म्स की, तो सबका अलग अलग तरीका था। ट्रैकल सिस्टम होता है किसी के पास गिल्स हैं, किसी के पास स्किन है, तो सबके पास अपना अपना तरीका था रेस्पिरेशन का। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट ह्यूमन बींग्स के पास होता है लंग्स रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो देखिए ये मैंने एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बना दिया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स में आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना, तो ये मस्ट प्रिपेयर विद दिस। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है पूरा ह्यूमन बींग्स का, उसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं वो देखिए मैंने ये इधर लिख के रखा है। नोज, फेरिनेक्स, लैरिनेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, एल्वियोली। एल्वियोली और ब्रोंकाइज आते हैं लंग्स में, और फिर एक पार्ट होता है नीचे डायफ्राम, जिसकी मूवमेंट चेंज होती है, इस वजह से इसको यहाँ रखा गया है, वरना इसके बारे में कुछ बहुत स्पेशली हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है जो कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ देखनी है, मैं इसको लेबलिंग कर रही हूँ। ये है नोज, आई थिंक यू आर विजिबल, माउथ। इस पीछे वाले पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेरिनेक्स। फेरिनेक्स। ये है लैरिनेक्स। ये जो रिंग्ड टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पूरी है ट्रैकिया। ठीक, ये इसको दो पार्ट में यहाँ के जो डिवाइड होते हैं ये है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से ये जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है ये है ब्रोंकियोल्स। देन ये जो रेड दिख रहा है ये पूरा है एल्वियोलर सैक, इसके अंदर छोटे छोटे ग्रीन वाले पार्ट जो दिख रहे हैं ये है एल्वियोली। ये तो आप जानते ही हैं क्या है, लंग्स। लास्ट में ये है डायफ्राम। ठीक हो गया हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब एक एक पार्ट को हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नोज या नेजल कैविटी जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए नोज या नेजल कैविटी क्या होती है। नोज या फिर नेजल कैविटी, ये फर्स्ट पार्ट होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। आरएस लिख देते हैं, जस्ट सिंपल। नेजल कैविटी जो हमारे फर्स्ट पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। डायग्राम हम देखें तो नोज एंड माउथ, डायग्राम हम देखें तो नोज एंड माउथ ये दोनों आते हैं नेजल कैविटी में। मतलब क्योंकि नोज एंड माउथ से आगे आके तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो एक ही जगह पे मिल जाता है ना, इसलिए नोज या फिर माउथ ये पूरा नेजल कैविटी में आता है। नेजल कैविटी को अगर डिटेल में देखा जाए तो हमारे सबसे नोज में आगे होते हैं नॉस्ट्रल्स। ठीक है, जो कि दो होल्स होते हैं, वहां से एक पाइप सीधी जाती है जिसको हम लोग नोज बोलते हैं। नॉस्ट्रल से हम एयर इनहेल करते हैं। जब एयर इनहेल करते हैं तो हमारे नोज के अंदर छोटे छोटे फाइन हेयर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं उनको रोक लेती है। ठीक, जब हमने इनहेल किया एयर, जिसमें डस्ट पार्टिकल्स उसमें छोटे छोटे से पार्टिकल जो भी होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और सिर्फ क्लीन एयर हमारे अंदर जाती है। ठीक है, अगर माउथ की बात करें तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ लिया था कि क्या क्या कैसे होता है। हाँ, बट एक चीज होता है, नोज और माउथ अंदर जाके हमारे एक जगह पे मिल जाते हैं। उनकी जो आगे की पाइप होती है आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, वो एक साथ आगे आके मिल जाती है। जो नोज की जो लोकेशन होती है वो हमारे स्कल के आगे वाले पार्ट में और माउथ के ऊपर प्रेजेंट होती है। अगर हम यहाँ से फील करें, यहाँ पे नोज होती है, ये पूरा बोन सिस्टम होता है, नोज के जस्ट नीचे स्कल होता है, स्कल के दो होल्स होता है जिससे वो नोज जाती है, उसके जस्ट नीचे हमारे माउथ होता है। ठीक है, तो स्कल और माउथ के बीच में एक नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं, एक
ट्रैकिया या एक पाइप है जिसे हम लोग नोस्ट्रल्स या फिर नोज बोलते हैं। अब देखिए नोज के बाद ये ओपन कहाँ होते हैं, फेरिनेक्स में। हमारे जो ये पीछे वाले पार्ट कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट आता है हमारा, ये होता है मतलब हमारे नोज के जस्ट बिहाइंड वाला पोर्शन, ठीक है, बिहाइंड टू नेक तक जो आता है वो फेरिनेक्स का होता है। ये नोज जाके एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर में खुलती है जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिनेक्स। फेरिनेक्स फनल टाइप स्ट्रक्चर, ठीक। ये फेरिनेक्स पे ओपन होती है, मतलब ये देखिए ये नोस्ट्रल्स के 6 आई होल्स, ये माउथ, और ये आके कहाँ से ओपन हुआ, एक फनल शेप स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिनेक्स। फेरिनेक्स के बाद ये जाता कहाँ है, फेरिनेक्स के बाद ये जाता कहाँ है, लैरिनेक्स में। लैरिनेक्स का मतलब है, इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। लैरिनेक्स का मतलब है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स टाइप का सिचुएटेड होता है हमारे थ्रोट रीजन में, जिससे कि वॉइस प्रोड्यूस होती है। जो भी हम बोल रहे हैं आपको सुनाई दे रहा है, वो जो वॉइस प्रोड्यूस होती है वो इस वॉइस बॉक्स की वजह से होती है या फिर लैरिनेक्स की वजह से। ये विजिबल कहाँ होते हैं, मेल्स में। आफ्टर प्यूबर्टी हम उनके एडम एप्पल बोलते हैं। ये वॉइस बॉक्स की पोजीशन शेप चेंज होता है जिसके वजह से ये विजिबल हो जाते हैं। फीमेल्स में इसका कोई चेंज नहीं होता, इस वजह से ये हमें विजिबल नहीं होती। मेल्स में चेंज होता है, इसलिए वो एडम एप्पल के फॉर्म में हमें दिखाई देने लग जाती है, तो वो वॉइस बॉक्स होता है जो विजिबल होता है। अब ये नॉस्ट्रल्स और माउथ से फेरिनेक्स में, फेरिनेक्स के बाद लैरिनेक्स में। लैरिनेक्स के बाद जो आता है वो होता है ट्रैकिया, ठीक, ट्रैकिया। जो ट्रैकिया होता है या फिर इसको हम लोग बोलते हैं विंड पाइप। ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोला जाता है। ट्रैकिया या फिर विंड पाइप क्योंकि यहाँ से एयर पासेज होता है। ट्रैकिया है जिसको हमने पिछले टॉपिक में बात किया था, जब ट्रैकियल सिस्टम पढ़ रहे थे, हमारे पास एक ट्रैकिया होता है, ट्यूब होता है, वही ये ट्यूब है। ये ट्यूब कार्टिलेज रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है। इस पर देख रहे हैं छोटे छोटे ग्रीन कलर के मैंने रिंग्स बनाए हैं, ये कार्टिलेज के बने होते हैं। कार्टिलेज एक तरह की सॉफ्ट बोन होती है। ये जो कार्टिलेज होते हैं ये इसको कोलैप्स होने में प्रिवेंट करती है। मतलब जब यहाँ पे कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होगी, ऐसा कोई सिचुएशन होता है जब हमारे ट्रैकिया में बिल्कुल एयर प्रेजेंट नहीं होती है, तब ये जो कार्टिलेज रिंग स्ट्रक्चर इसको कोलैप्स होने से बचाता है। अगर ये प्लेन सीधे इस तरह से बनाते तो ये कोलैप्स जाती है आपस में जब कोई एयर प्रेजेंट ना होती। रिंग्ड स्ट्रक्चर है, इस वजह से कोलैप्स्ड नहीं होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे भी जाते हैं कि ये रिंग्ड क्यों होते हैं या फिर कौन से पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी और सिस्टम में जो कि रिंग्ड होते हैं, ठीक है। और ये कार्टिलेज होते हैं, पूरा ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई पूरा ये रिंग्ड होते हैं कार्टिलेज से। अब ये देखिए इसके बाद क्या आता है, इस ट्रैकिया से ये आएंगे ब्रोंकाई में। ट्रैकिया को हम लोग बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप और फूड पाइप दोनों यहाँ पे होती हैं, ठीक है। ट्रैकिया में विंड पाइप फूड पाइप दोनों होती है। विंड पाइप के पीछे प्रेजेंट होती है फूड पाइप। अब पीछे प्रेजेंट होती है लेकिन इस पे एक वॉल लगी होती है, ठीक है, जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ये विंड पाइप को हम लोग ग्लॉटिस बोलते हैं, जहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है। जैसे विंड पाइप, अगर यहाँ पे हम विंड पाइप बनाते हैं, विंड पाइप इसको ग्लॉटिस बोलते हैं। इसके ऊपर एक कवर लगा होता है, एक वॉल लगी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। सिचुएशन आती भी है कि हमारे विंड पाइप में खाना चला जाता है, तो फिर हम लोग जोर से अगर खांसते हैं तो वो अचानक से बाहर निकल जाता है, बाहर निकलता है, फिर वो अपने आप फूड पाइप में चला जाता है और आगे का प्रोसेस होता है। लेकिन विंड पाइप में सिर्फ एयर के पासेज के लिए जगह होती है और कोई भी पासेज नहीं हो सकता। अब वो ट्रैकिया से पास होते होते आ जाएगा, ये हमारा है ब्रोंकाई, ठीक। ये भी पूरा कार्टिलेज रिंग स्ट्रक्चर होता है टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। अब ये ब्रोंकाई आगे जाके फिर डिवाइड हो जाता है, किसमें डिवाइड होता है, ब्रोंकियोल्स में। ये ट्रैकिया और ब्रोंकाई इसलिए बोला गया, ट्रैकिया एक सिंगल पाइप थी, ये यहाँ पे आके विंड पाइप का सिर्फ डिवीजन होता है ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई से ये लंग्स अटैच होते हैं। ये पूरा ब्लैक इंक से बना हुआ है, ये है पूरा लंग्स। इस लंग्स के अंदर की अब बात करना है। लंग्स के अंदर हम लोग एंटर करेंगे, ये ब्लू स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ब्लू कलर से, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई का ही डिविजन होते हैं, ब्रोंकाई की और ब्रांचेस हो जाती हैं। ट्रैकिया की सिर्फ 2 ब्रांचेस हुई जिनको हमने ब्रोंकाई बोला। ब्रोंकाई की बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती हैं जिनको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। इन ब्रोंकियोल्स के एंड पे अटैच होता है एक एल्वियोलर सैक। इस एल्वियोलर सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं एल्वियोली। एल्वियोली का ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम तो एल्वियोली ही कर रही थी,
ठीक है। एक गुच्छे होते हैं, जैसे आपने ग्रेप्स देखे हैं कभी, ग्रेप्स कैसे गुच्छे में आते हैं ना, छोटे छोटे से ब्राउन ब्राउन कलर की उनकी स्टेम्स दिखती रहती हैं, वो वैसे ही ब्रोंकियोल्स है, और जो ग्रेप्स है वो एल्वियोलर सैक, उसके अंदर भी छोटे 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 पार्टिकल्स हैं जिनको हम लोग एल्वियोली बोलते हैं। वही एल्वियोली क्या करते हैं, फाइनल एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करती हैं। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हो गई, अब ब्लड में भी सप्लाई देना है। इन एल्वियोलर के जो एल्वियोली होती हैं, इनके पास बहुत कॉम्प्लेक्स कैपिलरी स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब कैपिलरीज क्या होती है, जहाँ वेन और आर्टरीज आके जॉइंट होती हैं और गैसेस एक्सचेंज का काम होता है। बस वही कैपिलरी इन छोटे छोटे वही इनके पास आके कैपिलरीज इनके पास आके इस तरह का इनके ऊपर से स्ट्रक्चर बना देती है। एक छोटी सी एल्वियोली पे, एल्वियोलर सैक पे नहीं, इसके अंदर जो ग्रीन कलर की एल्वियोली दिख रही है, उस एक एल्वियोली पे एक एक पूरी कैपिलरीज ऐसे स्ट्रक्चर बनाती है, इससे सरफेस एरिया बढ़े और कैपिलरीज ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले ले, कार्बन डाइऑक्साइड दे दे, फिर वो क्या वापस जाती हैं धीरे धीरे आर्टरीज और वेन्स में और ट्रैवल करना शुरू कर देती हैं, जैसे उनको ट्रैवल करना होता है। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। अब डायफ्राग्राम, लंग्स के बारे में बात करते हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं। जो भी लंग्स, हमारे बॉडी में 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों हमारे चेस्ट में, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। कुछ इस टाइप का लंग्स का स्ट्रक्चर होता है, बाकी यहाँ से ना जैसे जैसे जो अटैचमेंट था वो होता है। अब देखिए लंग्स के ऊपर के साइड में तो लंग्स का भी स्ट्रक्चर हमें देखना है। इंटरनल तो हमने देख लिया कि ब्रोंकियोल्स है, एल्वियोलर सैक है, एल्वियोली, बट जो इसके लंग्स के ऊपर, लंग्स क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लंग्स डबल मेम्ब्रेन होते हैं। डबल मेम्ब्रेन क्यों होते हैं? डबल मेम्ब्रेन होने का ये रीज़न है कि इनके दोनों मेम्ब्रेन के बीच में लिक्विड प्रेजेंट होता है। इनके दोनों मेम्ब्रेन के बीच में लिक्विड प्रेजेंट होता है, जो कि लिक्विड प्रेजेंट करता है फ्रिक्शन से। मतलब जब हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, मतलब या रेस्पिरेशन करते हैं, इनहेल करें, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, तो हमारे लंग्स एक्सपैंड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड में लंग्स को फ्रिक्शन से बचाना होता है, फ्रिक्शन ना उनके बीच में, रगड़ ना लगे। इस फ्रिक्शन को बचाने के लिए डबल मेम्ब्रेन होते हैं और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिससे फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होता है। ठीक, ये सब प्रोटेक्शन के। लंग्स सिर्फ मस्कुलर ऑर्गन है जिसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है हमें, वरना ये बहुत ही आसानी से डैमेज हो सकते हैं। ठीक, फिर इसके ऊपर रिब्स होते हैं, आपने देखे होंगे रिब्स, इस तरह से करके हड्डियां होती हैं, ये रिब्स होते हैं। ये रिब्स हैं जो कि हमारी बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये प्रिवेंट करते हैं हमारे लंग्स को। इन दोनों के बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है, जो कि थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्ट होता है। ठीक है, मतलब जो वो हार्ट होता है वो इस टाइप का होता है, थोड़ा सा बस लेफ्ट में टिल्ट होता है। राइट से पॉइंट आउट किया है। अगर हम देखिए इस तरह से खड़ेंगे तो हमारा हार्ट एक साइड में हल्का से लेफ्ट सेंटर में प्रेजेंट होता है, हमारे सेंटर में बस हल्का से टिल्ट होता है लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग लेफ्ट में मोस्टली मेजर करने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, रिब्स हो गया, डबल मेम्ब्रेन होता है, हार्ट के साइड में प्रेजेंट होता है। अब इसके नीचे होता है डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम कोई बहुत इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। नॉट इन रेस्पिरेशन, फॉर होल द बॉडी इट इज इंपॉर्टेंट। ये डायफ्राग्राम हमारा एब्डोमिनल कैविटी और लंग्स कैविटी को सेपरेट करने का काम करता है। मतलब हमारे लंग्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है डायफ्राग्राम, और उसके नीचे क्या होता है, पूरी हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है, मतलब लिवर एंड ऑल, गॉल ब्लैडर, स्टमक, इंटेस्टाइन्स। ठीक है, तो इन दोनों को के लिए एक मस्कुलर लेयर प्रेजेंट है जिसको हम डायफ्राग्राम बोलते हैं। तो ये दोनों को अलग अलग रखती है, कोलैप्स्ड नहीं होने देती है कि ऐसा हो कभी हमारे लिवर से जाके लंग्स टकरा गए, दोनों डैमेज हो गए, तो ये सब ना हो, उस वजह से ये डायफ्राग्राम प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमने लंग्स देखे थे, लंग्स में जो एल्वियोली थी इस तरह से ब्रोंकियोल्स निकले हुए थे, इफ यू रिमेम्बर। इसमें लास्ट में क्या था, एल्वियोलर सैक।
इन एल्वियोलर सैक में क्या थी, बहुत सारी एल्वियोली। अब इसको अगर हमने जूम करके माइक्रोस्कोप में देखा तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, जो एल्वियोलीज दिखा रहे हैं आपको इसके अंदर। इस तरह से ये ऐसे छोटे 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 ड्रेप्स जैसे फंसे हुए होते हैं ना। अब इस एक छोटे से सेल में, सिर्फ एक छोटे से सेल में बहुत सारी जो कैपिलरीज आती हैं। अगर इसको हम थोड़ा जूम आउट करके पढ़ते हैं, एक ये सेल एल्वियोली का, ठीक, एक एल्वियोली का सेल है और ये इसके ऊपर इस तरह से कैपिलरीज पूरा बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लेती हैं एंड वेन्स, जिससे कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ये और कार्बन डाइऑक्साइड दे पाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड दे पाती है मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये प्रॉपर्ली करती है। पहले मैंने बताया था आपको कि कैसे सरफेस एरिया हर जगह बढ़ता है ना, सेम चीज़ देखिए एल्वियोली ने भी अपना सरफेस एरिया बढ़ाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वो ब्लड्स में दे और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से लेके वापस बॉडी से आउट कर दे। इसके बाद है ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट देखिए क्या है, रेस्पिरेशन करने के लिए वो ब्रीदिंग रेट होना पता होना बहुत ज़रूरी है। ब्रीदिंग तो आप जानते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस, मतलब इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अ मिनट। एक नॉर्मल अडल्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो 15 to 18 टाइम्स पर मिनट ब्रीदिंग करता है, मतलब 15 से 18 बार 1 मिनट में कर सकते हैं। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो 20 से 25 भी हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत ज़्यादा होती है तो वो 15 से 18 के बजाय 20 से 25 जाती है, मतलब ज़्यादा रेस्पिरेशन हम लोग कर पाते हैं। अगर हम लोग शेप चेंजिंग की बात करते हैं कि लंग्स कैसे शेप चेंज होते हैं लंग्स के ड्यूरिंग ब्रीदिंग एंड चेंज ऑफ शेप ड्यूरिंग ब्रीदिंग ऑफ, कैसे शेप डायफ्राम और लंग्स के चेंज होते रहते हैं वो देखिए। जब हम इनहेल करते हैं, जब हमने इनहेल किया, जो हमारा डायफ्राम होता है वो हो जाता है फ्लैटेंड। सांस अगर हम अंदर की तरफ लेते हैं, डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है, वो पहले ऐसे रहता है, वो ऐसे करके फ्लैट हो जाता है, मतलब ऐसे है पहले ये हमारी बॉडी कैविटी, फिर वो ऐसे फ्लैट हो जाता है। और लंग्स आउटवर्ड बाहर की साइड में आ जाते हैं। ये क्या है, इनहेल के टाइम पे। एक्सहेल के टाइम पे क्या होता है, डायफ्राम वापस डाउनवर्ड नीचे चले जाते हैं और लंग्स इनवर्ड अंदर की तरफ आ जाते हैं। जब हम रिलैक्स होते हैं तो हमारे लंग्स वापस नॉर्मल शेप में आ जाते हैं। ओके, अभी तक देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि रेस्पिरेशन मतलब सिर्फ ब्रीदिंग से कंप्लीट होता है, लेकिन रेस्पिरेशन सिर्फ ब्रीदिंग से कंप्लीट नहीं होता, ये 4 पार्ट से कंप्लीट होता है। पहला है ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल या फिर टिश्यू रेस्पिरेशन, और लास्ट होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर हम ब्रीदिंग की बात करते हैं, मैंने आपको बताया ब्रीदिंग मतलब इनहेल ऑफ O2 एंड एक्सहेल ऑफ CO2, और इसमें हम लोग अप्रॉक्स 15 to 18 टाइम्स रेस्पिरेशन करते हैं पर मिनट। एंड एडल्ट की अगर हम बात करें, ठीक, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई गेम एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो वो 20 से 25 तक एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है, पर मिनट। ब्रीदिंग हो गया सिंपल। इसके बाद है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का क्या मतलब है, देखिए जब हमने ब्रीदिंग किया, एल्वियोली के पास जब सारी गैसेस जाती है, वहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मतलब एल्वियोली सारा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है ब्लड से और उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देती है जल्दी जल्दी, उसका मतलब होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसके बाद है इंटरनल और टिश्यू। इंटरनल और टिश्यू रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है, फिर वो ब्लड को देगी, अब ब्लड के पास से वो ट्रैवल करते 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 कहाँ गया, हमारे सारे टिश्यूज में जाएगा। ठीक, टिश्यू में जाता है, वहां पे डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। यस, ह्यूमन बीइंग्स में हुआ डिफ्यूजन, पूरा रेस्पिरेशन नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन होता है टिश्यू में, मतलब ब्लड से टिश्यू में डिफ्यूजन होता है, सारा ऑक्सीजन अंदर, सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन, टिश्यू से कहाँ जाता है ऑक्सीजन, हमारा सेल में जाता है, वो भी ब्लड से जाएगा, टिश्यू से पास होते हुए गया सेल के पास जाएगा, वहां पर भी सेम चीज होगा, उसने O2 दिया और CO2 ले लिया। ये ब्लड वेसल्स हैं और ये हमारे टिश्यूज हैं, ठीक है। अब यहाँ से तुरंत फटाफट क्या काम करना है, ऑक्सीजन देना है, CO2 लेना है।
इधर से ऑक्सीजन आने लग गया अंदर अंदर अंदर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे हमने सिंगल सेल में बताया था, और ये यहाँ से CO2 वापस होने लग गया। जैसे यूनिसेलुलर में हमने पढ़ा था डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन होता है, सेम चीज यहाँ पर भी होती है। डिफ्यूजन डिफ्यूजन कभी नहीं चेंज होगा, प्लांट में हो, एनिमल में हो, ह्यूमन बींग्स में हो, कहीं भी हो, ये हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन जो है वो देखिए 4 पार्ट में कंप्लीट हुआ है, सिर्फ ब्रीदिंग नहीं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल टिश्यू और सेलुलर रेस्पिरेशन। जिस तरह से ऑक्सीजन ये लोग लेके जा रहे होते हैं हर जगह, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वापस भी लेके आ जाते हैं और हर जगह प्रोवाइड कर देते हैं। ब्लड में ऑक्सीजन कैरी कैसे हुआ? सिर्फ ऐसे ही हवा में घूम रहा था क्या? ऐसा कुछ नहीं था। हमारे ब्लड में आपने एक वर्ड सुना होगा, एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से ये सारा ऑक्सीजन ट्रैवल करता है। हीमोग्लोबिन ये क्या करता है? कैरी ऑक्सीजन। ठीक, इसके बाद ऐसे कैपेबिलिटी होती है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है और हर जगह जाता है। इसी की वजह से हमारे बॉडी में जो ब्लड होते हैं वो रेड कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से। जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कैरी हो जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को लेके जाता रहता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, ये ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है और हर जगह ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। जहाँ हमने देखा था ट्रैकियल सिस्टम में या कॉकरोचेस वगैरह में ये नहीं प्रेजेंट होता, तो वहां पे ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए कोई नहीं था और डायरेक्ट उनको ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंचानी पड़ी थी थ्रू द एयर। बट हमारे पास है हीमोग्लोबिन, हम आराम से लेके ऑक्सीजन ट्रैवल करेंगे, है ना। गुड। प्रेजेंट कहाँ पे होता है? आरबीसीज में। हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं आरबीसीज, उसी के पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। आपने वर्ड सुना है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक पॉइजनस गैस होती है, पॉइजनस गैस है। ये कब रिलीज होती है? जब कोई चीज बर्न होता है। अनबर्न कार्बन जो होते हैं उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। बहुत पॉइजनस गैस होती है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि अगर किसी कमरे में जैसे हमने कॉइल जलाई है या फिर कोई भी चीज जला के जिससे स्मोक आ रहा है और रूम बंद करके एकदम से नहीं सो जाना चाहिए, उस रूम को मतलब वेंटिलेशन पे रखना चाहिए कि मतलब इजीली जो भी एयर अंदर आ जा सकती है, उस रूम को एकदम पैक्ड नहीं कर देना चाहिए। वो किस लिए? क्योंकि ऐसी सब चीज़ों से जो स्मोक प्रेजेंट होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है। मोस्टली कार में जब जिस टाइम फ्यूल जलता है इंजन में, तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये गैस इतनी पॉइजनस है कि किसी इंसान इजीली मर सकता है। ठीक, और इसकी खासियत क्या है? ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ये उसकी अट्रैक्टेड होता है या फिर अफिनिटी होते हैं। मतलब अगर ये दोनों आपस में मिले तुरंत एक दूसरे से चिपक जाएंगे, इनको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड दिख गया, ये तुरंत दौड़ के जाएगा उसके पास और चिपक जाएगा। ठीक है, इन दोनों में बहुत अट्रैक्शन होता है। और अगर हम ऐसे रूम में हैं जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है, उस रूम को हमने पूरी तरह से बंद कर दिया है, वहाँ पे कोई बाहर से ऑक्सीजन नहीं आ पा रही, जितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उतनी ही ऑक्सीजन है, और वहाँ पे दिख गया कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये हीमोग्लोबिन देखा कार्बन मोनोऑक्साइड पे, दौड़ किसके पास आया और चिपक गया और पूरे ब्लड में ट्रैवल करने लग गया। अब ये इससे चिपक गया, अब इसको ऑक्सीजन की नहीं चाहिए, बोलो मुझे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हटाओ, बस कार्बन मोनोऑक्साइड से चिपक गया और ट्रैवल कर रहा है। अब इससे ट्रैवल करने की वजह से हमें ऑक्सीजन की हो गई कमी। ऑक्सीजन की कमी क्या होगी? तो द पर्सन विल डाई, जो इंसान है वो मर भी सकता है। ठीक है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड से या फिर वेंटिलेटेड रूम में ही हम लोग को रहना चाहिए। वेंटिलेटेड रूम में हम लोग को रहना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा दूर रहना चाहिए। ठीक है, प्रोसेस का सेकेंड पार्ट जो कि रेस्पिरेशन था, वो यहाँ पे आज खत्म हो जाएगा। लास्ट में कंक्लूजन क्या क्या है देखिए। हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या पढ़ा था? रेस्पिरेशन क्या होता है? मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी। ठीक है, उसके बाद वो 2 टाइप के होते हैं, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में। अगर एरोबिक है तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, मतलब हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। एनारोबिक में ऑक्सीजन की कमी होगी या ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमें ज़्यादा एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा।
ठीक, एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एनारोबिक होता है साइटोप्लाज्म में। उसके बाद हमने प्लांट्स में पढ़े डिफ्यूजन से होता है, स्टोमेटा होता है, वहाँ पे डिफ्यूजन से उनका रेस्पिरेशन हो रहा था, स्टोमेटा करवा रहा था डिफ्यूजन, है ना। लीफ, स्टेम, रूट सारे पार्ट्स करते हैं। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए प्लांट ब्रांच्ड होते हैं। और जब वुडी स्टेम की बात करते हैं, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, तो वहाँ पे लेंटिसल्स होते हैं डिफ्यूजन कराने के लिए। ठीक, उसके बाद हम आते हैं एनिमल्स में। हमने फिश के बारे में पढ़ा, फिश गिल से करती हैं रेस्पिरेशन। अर्थवर्म पढ़ा जो कि स्किन से करते हैं, लीचेस स्किन से करते हैं, कॉकरोचेस या फिर इंसेक्ट स्पायरिकल से करते हैं, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग लंग्स और स्किन दोनों से करते हैं, और ह्यूमंस लंग से करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा कि कैसे कैसे रेस्पिरेशन होता है, पाथवे क्या होता है, आप देख लीजिए। नोज, फेरिनेक्स, लेरिनेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस, एल्वियोलर सैक, एल्वियोली और फिर ब्लड। ये ऑक्सीजन के आने का प्रोसेस है। अब यही बैकफ्लो प्रोसेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर चले जाने का। ठीक है, तो ये मैंने डबल साइडेड एरो बनाई है, मतलब कि आना जाना दोनों सेम प्रोसेस से हो जाता है। ठीक, इसके बाद हमने देखा डायफ्राम क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। रिब्स क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं हमारे लंग्स के, ताकि बाहर अगर फाइटिंग हो रही है, कोई में मार देता है या कोई भी एक्सीडेंटल चोट लगती है, इंजरी होती है, तो हमारे रिब्स उस लंग्स को प्रोटेक्ट करेंगे, उसको चोट नहीं लगने देते हैं। ठीक है, एल्वियोलर सैक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है नीचे, जो कि सरफेस एरिया बढ़ा लेता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज हो पाती हैं। ठीक है, इतना इन सब पूरे चैप्टर में था रेस्पिरेशन में, अच्छे से पढ़िए। देखिए, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के लिए ही आपको याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। हम जो चीज़ देख रहे हैं वही तो हमें पढ़ना होता है, हमारी बॉडी में काम कैसे हो रहा है ये पढ़ना है हमें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डायग्राम। अगर आपको बायो पढ़ना है तो डायग्राम बनाना ज़रूरी है। बहुत अच्छा ड्राइंग, आपको आर्टिस्ट नहीं होने की जरूरत है, सिर्फ आपको स्किल्स होनी चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है कैसे। जब आप वहाँ पे एग्जाम्स में डायग्राम बनाओगे ना, कितना सुंदर बनाया, किसने कलर किया, इससे नंबर नहीं मिलेगा, किसने अच्छे से उसको समझाया, किसने लेबलिंग की, इससे फर्क पड़ेगा। तो आप डायग्राम की ऐसे प्रैक्टिस करिए कि आपको चीज़ें याद भी हो जाएं और समझ भी जाओ, और एग्जाम से भी आपको नंबर मिले। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ने के लिए, कोई भी चीज़ याद करने के लिए बायो में आपको डायग्राम मस्ट है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम हो, पाथवे बनाओ, साइकिल्स बनाओ, तभी आप बायो पढ़ सकते हो। सिर्फ थियोरेटिकल आप बायो नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, तो डायग्राम की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।